आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज रिलेटेड टू व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये एक जनरल रूल है कि जनरली ऐसा होता है कि मोस्टली प्रॉपर्टीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस जनरल रूल का कुछ एक एक्सेप्शन है जो कि हमारे सेक्शन 6 में बताया गया है, जो बोलता है कि कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, कि आप उन्हें नहीं ट्रांसफर कर सकते। सो दैट इज द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। यहाँ पर दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक तो प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा भी अगर कोई भारत में ऐसा कानून है जो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी। और सेकेंडली कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन 6 में ए से लेके आई तक कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताई हैं जिनको आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो वो भी क्या होंगी? नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होंगी। सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अब देखना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड, कि हम हर प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है वही अपना लिखा हुआ है सेक्शन 6 के बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो चीज इस एक्ट के द्वारा या फिर भारत में एनफोर्स किसी भी एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट की गई है कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो एक नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे सेक्शन 6 के अंदर ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज बताएं जिसे आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप वीडियो देखें तो साथ में बेयर एक्ट रखें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट में जो अपना सेक्शन 6 है वो ऐसे ही है। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर चीजें बताई गई हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो अब हमारे पास है सेक्शन 6 क्लोज ए, द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की गई, एक तो हेयर अपेरेंट, देन उसके बाद लेगेसी, एंड देन उसके बाद अ मियर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर। देखिए, ये जो अपना सेक्शन 6 क्लोज ए है इसमें एक डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व है जिसका नाम है स्पेस सक्सेशनाइज। स्पेस सक्सेशनाइज का मतलब होता है, स्पेस मतलब कि होप, सक्सेशनाइज मतलब सक्सेशन और इनहेरिटेंस। आपको किसी चीज की उम्मीद है कि कोई चीज आपको मिलेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस सक्सेशनाइज। अब जैसे कि हेयर अपेरेंट है, अ पर्सन वाज एक्सपेक्टेड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर, कि किसी व्यक्ति को ऐसी उम्मीद है, ऐसी होप है कि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि वो क्या करेगा? इनहेरिट करेगा। लेकिन फिलहाल उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कोई लीगल राइट नहीं है, इसीलिए वो उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और विल बिकम हेयर ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, या फिर कुछ एक कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी। देखिए, दी प्रपोजिटस मतलब कि प्रॉपर्टी होल्डर मस्ट डाई, द हेयर अपेरेंट मस्ट आउटलाइव सर्वाइव द प्रपोजिटस, the propositus must die interstate without making a will, and the propositus must not transfer or alienate the property in their lifetime। propositus का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और हेयर अपेरेंट का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। अब जैसे कि ये ग्रैंडफादर हैं, देन फादर हैं, देन उसके बाद सन है।
अगर प्रॉपर्टी, सारी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रैंडफादर के पास है, यहाँ पे ग्रैंडफादर प्रपोजिटस हैं, ग्रैंडफादर की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी फादर को मिलेगी, ये होप है कि ये इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि जो ग्रैंडफादर हैं ये विदाउट एनी विल, इनकी डेथ हो उसके बाद ये इसे इनहेरिट करें, तो ऐसे प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अभी फिलहाल में एफ का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, लीगल अधिकार नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसीलिए हेयर अपेरेंट की बात की गई है कि उम्मीद है एफ को कि जी के द्वारा जो प्रॉपर्टी ओन की गई है उसे इनहेरिट एफ ही करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एफ की डेथ हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ ना आउटलिव सर्वाइव द प्रपोजिटस, एफ की डेथ हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर्टी फिर एस को मिलेगी, एस उसे इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर यही बात की गई है कि एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि मेरे को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करूंगा, लेकिन अभी आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और वो आपको प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब आप प्रपोजिटस को सरवाइव करेंगे। मतलब कि ऐसा ना हो कि प्रपोजिटस के मरने से पहले ही आपकी डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद राइट्स ऑफ रिविजनरीज अंडर ओल्ड हिंदू लॉ, हमारा जो ओल्ड सिस्टम था हिंदूज का, उसमें ये अधिकार था राइट्स ऑफ रिविजनरी। राइट ऑफ रिविजनरी का मतलब ये है कि एक जो विडो होती है उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, दैट इज द राइट्स ऑफ रिविजनरीज। जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार नहीं है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो आपके उसमें आपका जो अधिकार वो रिवर्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं राइट्स ऑफ रिविजनरीज। ओल्ड हिंदू लॉ में था ये सिस्टम, आज नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आज भी पंजाब में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एटलीस्ट देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। देन चांस ऑफ ऑब्टेनिंग लेगेसी। अब लेगेसी का मतलब क्या है? लेगेसी का मतलब ये है कि आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि आप किसी वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी गेन करेंगे, आपको कोई प्रॉपर्टी वसीयत के थ्रू मिलेगी। तो अ लेगेसी मीन्स अ प्रॉपर्टी और मनी गिवन थ्रू अ विल टू समवन कॉल्ड अ लेगेटी। अ मियर होप, आपको सिर्फ एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि आप कोई प्रॉपर्टी रिसीव करोगे थ्रू अ विल, लेकिन हाल फिलहाल आपका उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। आपको पता है कि आप वो प्रॉपर्टी, आपकी जो उम्मीद है वो ये है कि आपको फ्यूचर में किसी विल के द्वारा प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। बट देर इज नो लीगल राइट टू द प्रॉपर्टी अंटिल द टेस्टेटर डाइज एंड द विल इज फाइनल। यहाँ पे दो चीजें कही गई हैं, एक तो टेस्टेटर डाइज और दूसरा अ विल इज फाइनल। जैसे कि जी है, इसके दो बेटे हैं, एक तो इसका बेटा है एफ और एक इसका बेटा है के। अब इसने एक विल बना दी जी ने कि भाई इन दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी मेरी डेथ के बाद। तो अब यहाँ पर ये सोचें कि अब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि अभी प्रॉपर्टी के ऊपर इनका लीगल राइट नहीं है, सिर्फ एक विल बनी है जो कि एग्जिस्टेंस में जब आएगी, जब जी की डेथ हो जाएगी तब उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि अपनी लाइफ टाइम में जी एक और विल बना दे और उस विल के थ्रू क्या कर दे, अब इनकी जो डॉटर है ये उसको भी उसमें प्रॉपर्टी दे दें। तो अब दो कंडीशन, एक तो इनकी डेथ होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा ये जो विल है ये विल फाइनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भाई एक नहीं और विल बना दी। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि until the testator dies और the will is final। तो क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते आप प्रॉपर्टी को जो लेगेसी की है? ऑब्वियस सी बात, अभी आपका उसके ऊपर कोई लीगल अधिकार ही नहीं है, तो आप कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? सो इट्स अनसर्टेन, अनसर्टेन है, डिपेंड ऑन अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि जब टेस्टेटर की डेथ होगी तब आपको मिलेगी। इट्स नॉट अ प्रेजेंट और वास्टेड राइट, प्रेजेंट में तो ये नहीं है अधिकार आपके पास कोई,
आपकी सिर्फ उम्मीदें हैं। इट इज इवन मोर अनसर्टेन देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन हेयर अपेरेंट, कि हेयर अपेरेंट से भी ज्यादा अनसर्टेन चीज है लेगेसी मिलना। ठीक है। नेक्स्ट इज एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, कि और भी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो इंसान उम्मीद करता है कि उसे मिलेंगे, अदर वैसे उसको मिलती नहीं है। उसी तरीके से फ्यूचर की उम्मीदें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनसर्टेन है, बिल्कुल फिक्स नहीं है और डिपेंड करती हैं किसी ना किसी फ्यूचर इवेंट पे। तो इसीलिए आप उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? क्योंकि फिलहाल लॉ ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो चीज़ आपकी है। आपके सिर्फ और सिर्फ चांसेस हैं, आपकी सिर्फ उम्मीदें हैं कि आपका लीगल इंटरेस्ट होगा। देन आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपका उसमें लीगल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो स्टूडेंट होप्स टू विन अ स्कॉलरशिप, अभी उसकी होप है कि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है अभी उसकी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, वो तो नॉट ट्रांसफरेबल है। देन एक पर्सन होप करता है कि भाई वो लॉटरी जीत जाएगा, तो वो नॉट ट्रांसफरेबल है। तो कंटेस्टेड एक्सपेक्ट टू विन अ गेम शो प्राइज, ऑब्वियस सी बात है नॉट ट्रांसफरेबल। फ्रेंड थिंक्स ही मे बी इंक्लूडेड इन समवन फ्यूचर विल, कि भाई किसी के फ्यूचर विल में मैं हिस्सा होऊंगा, तो वो भी क्या है, नॉट ट्रांसफरेबल है। डिस्टेंट रिलेटिव्स होप्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इफ समवन डाइज विदाउट अ विल, नॉट ट्रांसफरेबल, कि भाई किसी को लगता है अपने रिलेटिव्स में कि अगर किसी की डेथ हो जाए और वो बिना विल के मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफरेबल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखिए ये जी है और ये है एम। अब ये जो जी है इसके 3 बेटे हैं, तो डी, एक एस और एक के। देन एम जो है इसकी 2 बेटियां हैं, एक बी और दूसरी एस 1। अब इनको क्या उम्मीद है कि अब इन दोनों की डेथ हो चुकी है, जी और एम की, तो इन बच्चों को, ये जो 3 लड़के हैं, इनको ये उम्मीद है कि अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनकी उम्मीदें हैं लेकिन फिलहाल में इनका कोई अधिकार नहीं है, तो वो भी नॉट ट्रांसफरेबल है। मान लीजिए कि भाई ये हैं और ये एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई ये इनके दोस्त थे और इनका काफ़ी अच्छा आना जाना है, और अब ये सोचते हैं कि इन केस अगर इसकी और इसकी डेथ, या फिर इनके कोई बच्चे नहीं थे और इन्हें लगता है कि ये इनके पापा फादर के अच्छे दोस्त थे, तो ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे दे के चले जाएं। तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर में ये कोई विल बना के मर जाएं जिस विल में ये सोचते हैं कि मेरा नाम आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड थिंग ही में बी इंक्लूडेड इन समवन फ्यूचर विल नॉट ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पर सारे के सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको ऐसा लगता है, आपकी होप है, आपकी उम्मीदें हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फिलहाल में आपका कोई लीगल राइट करता है, क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, वो नॉट ट्रांसफरेबल है। सेक्शन 6 क्लोज बी, अ mere right of re-entry, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। अब जैसे ए है, ए ने अपना घर बी को रेंट आउट कर दिया और बोल दिया कि 31 जनवरी 2026 तक बी वहाँ पे एज अ किराएदार रहेगा। अब यहाँ पर वो एक कंडीशन और रख दी कि जो बी है वो घर में कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन बी ने दिसंबर में ही घर के अंदर कोई चेंज कर दिया। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, ब्रीच ऑफ अ कंडीशन किया है, जिसके ऊपर ए के पास अधिकार आता है री एंट्री का। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि अगर बी यहाँ पर कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है तो बी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी टू ए ओनली। जब वो खाली करेगा तो यहाँ पर ए का री एंट्री का अधिकार आएगा
और यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी ए के पास ही जाएगी क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। So a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता except the owner of the property affected thereby। Then उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 6 क्लोज सी, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage। अब यहाँ पर बात की गई है एक तो easement की, उसके अलावा dominant heritage की। अब देखिए आपकी ये प्रॉपर्टी है और ये आगे आपके चाचा ताऊ की प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो ये हेल्ड हुआ कि जो पीछे प्रॉपर्टी लेगा उसे मेन रोड पे जाने के लिए यहाँ पर एक गली मिलेगी, तो जो मेन रोड पे घर बना रहा है उसे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये गली बना दी गई, आने जाने के लिए रास्ता है। अब यहाँ पर जो ये पीछे वाला घर है ये है डोमिनेंट हेरिटेज और ये जो आगे वाला घर है ये है सर्विएंट हेरिटेज। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दूसरी प्रॉपर्टी में से रास्ता बना के कहीं पे जाने का अधिकार रखते हैं, कोई भी ईजमेंट राइट रखते हैं, तो आप उस ईजमेंट राइट को नहीं ट्रांसफर कर सकते अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब कि जब इस घर को बेचा जाएगा, जब आप इस घर को किसी और पर्टिकुलर व्यक्ति को बेच देंगे तो उसके साथ साथ ईजमेंट राइट भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली ईजमेंट राइट को अकेले ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यही मतलब है कि एन ईजमेंट इज अ राइट अटैच टू अ लैंड, वो लैंड से प्रॉपर्टी से अटैच होता है, किसी पर्सन से अटैच नहीं होता, जिसे कि हम बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज दैट अलाउज द ओनर टू यूज अनदर लैंड। आप किसी और व्यक्ति की लैंड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्विएंट लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। किसी आप वो ईजमेंट का जो अधिकार है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विद द डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब कि जब आप उस बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी बेनिफिट ले रही है, जब आप उसे ट्रांसफर करते हैं उसके साथ साथ ही ईजमेंट राइट ट्रांसफर होता है, इंडिपेंडेंटली आप ईजमेंट राइट को नहीं ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 क्लोज डी, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। यहाँ पे बात की है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड है आपका ये इंटरेस्ट इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। जैसे कि आप एक टीचर है, आपको स्कूल ने हायर किया टू टीच, तो आपका ये इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट टीचिंग इंटरेस्ट, कि आप किसी और को ट्रांसफर कर दे अपना इंटरेस्ट। So an interest in property that is restricted to personal enjoyment of the owner cannot be transferred। कंपनी ने आपको एक घर दे दिया कि आप यहाँ पे विदाउट पेइंग रेंट रह सकते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर थोड़ी कर सकते हैं, आपके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए प्रॉपर्टी है। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उससे कोई बेनिफिट लेते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती, सो दैट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो आप उसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट इफ दैट बेनिफिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्सन पर्सनली इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर कोई चीज़ आपको किसी स्पेशल स्टेटस की वजह से मिलती है तो आप उस चीज़ को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि खर्चाए पानदान मुस्लिम महिलाओं को मिलता है अपने हस्बैंड से, अगर वो फिक्स किया गया है, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। तो खर्चाए पानदान है जो अगर फिक्स किया गया है तो वो उसे मिलेगा बिकॉज ऑफ हर स्पेशल स्टेटस। अगर मुस्लिम महिला है उसे डावर मिलता है, और हस्बैंड की डेथ हो जाए विदाउट पेइंग डावर, तो डावर जो है वो कहाँ से उसको अपना मतलब उनकी डेथ के बाद लेगी, तो उनकी प्रॉपर्टी से लेगी। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टेटस। उसके अलावा अगर कोई भी स्पेशल स्टेटस की वजह से आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव अ राइट और बेनिफिट इन अ प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज हु यू आर, आप क्या हैं उस वजह से आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, और योर स्पेशल स्टेटस, एंड यू वर गिवन दैट राइट फॉर योर पर्सनल यूज ओनली, यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट राइट टू समवन एल्स। आप उस अधिकार को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम करेंगे सेक्शन 6 क्लोज डबल डी, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस की बात की गई है। whatsoever manner arising secured और determined cannot be transferred। देखिए पहले ये फ्यूचर मेंटेनेंस जो था इसके ऊपर एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि इसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने कुछ और जजमेंट दे दी और मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ और जजमेंट दे दी। उन्होंने बोल दिया कोलकाता हाई कोर्ट ने इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वेयर एज मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि फ्यूचर मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड इफ हेल्ड इन अ डिक्री। लेकिन 1929 के बाद ये चीज़ क्लियर होगी बाय द क्लोज
DD कि भाई आप फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। देखिए अगर फ्यूचर मेंटेनेंस जो है अगर ड्यू नहीं है तो आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को। एरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑलरेडी ड्यू, मतलब कि आपको मेंटेनेंस मिलना था 25 तारीख 5वें महीने में, अब आ चुकी है 25 तारीख 6वां महीना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो मेंटेनेंस है वो क्या हो गया, ड्यू हो गया। तो अब यहाँ पर उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज दे आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर रिकवरेबल डेप्ट। अब हमारे पास है सेक्शन 6 क्लोज ई, अ mere राइट टू शू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि आप किसी को कोर्ट में शू करने के अधिकार को भी क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। A right to sue for an uncertain unliquidated amount। अनलिक्विडेटेड अमाउंट का मतलब होता है कि जो अपना लॉ ऑफ टॉर्ट में मिलता है, मतलब कि जो चीज फिक्स नहीं है कि कितना डैमेज आपको मिलेगा, बिल्कुल अनसर्टेन था, सो दैट इज अनलिक्विडेटेड। सच अ डैमेज इन torts or contract is not transferable under section 6 clause E of the Transfer of Property Act, whereas a right to certain sum of amount an actionable claim can be transferred। जब कोई अमाउंट फिक्स्ड है, सर्टेन अमाउंट है जो कि एक्शनेबल क्लेम है, उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कोई अनलिक्विडेटेड अमाउंट है, अनसर्टेन अमाउंट है, उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो जो अधिकार है वो आपका राइट टू सू का क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है। वंस अ कोर्ट पासेज अ डिग्री, कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया आपके फेवर में, अब आप डिग्री होल्डर हैं, द डिग्री बिकेम्स लीगल प्रॉपर्टी, अब वो आपकी लीगल प्रॉपर्टी है डिग्री, एंड आप उसे ट्रांसफर कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति को। इवन इफ द ओरिजिनल राइट सच एज द राइट टू शू फॉर डैमेजेस वॉज नॉट ट्रांसफरेबल बिकॉज द क्लेम इज नो लॉन्गर जस्ट अ राइट टू शू। देखिए पहले आपको सिर्फ एक अधिकार था कि आपके जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए आप क्या करें, कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब वहां पे वो अधिकार कंफर्म हो गया है क्योंकि कोर्ट ने आपको डिग्री पास कर दी है। तो कंफर्म लीगल राइट, अब वो लीगल राइट कंफर्म हो गया अंडर आ डिग्री के थ्रू, तो वो आपकी एक लीगल प्रॉपर्टी है, अब आप उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अ mere राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। If a person wins a court case and is awarded mesne profit compensation for unlawful possession of property, they can legally transfer or assign that decree to someone else। करेंगे सेक्शन 6 क्लोज एफ, पब्लिक सर्व ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं कर सकते, नोर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर बी ट्रांसफर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल। यहाँ पे लिखा हुआ वेदर बिफोर और आफ्टर, मतलब हो सकता है कि मिली हो या फिर ना मिली हो, तब भी आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। द राइट टू होल्ड एन ऑफिस एंड रिसीव इट्स सैलरी इज अ नॉन ट्रांसफरेबल personal right based on individual merit, and transferring or attaching such right, especially in case of public officers, is prohibited by law and public policy to protect the integrity of public services। मतलब कि आप कोई भी ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो एक नॉन ट्रांसफरेबल चीज है, उसके अलावा आप कोई सैलरी रिसीव करते हैं वो भी नॉन ट्रांसफरेबल है। क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत पे आपको पोजीशन मिली है, अब उस पे आपका अधिकार है। आप कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आईएएस ऑफिसर है कोई, क्या उस ऑफिस को वो ट्रांसफर कर सकता है जिस ऑफिस में वो बैठता है? क्या उस पोजीशन को भी इवन ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसकी जो सैलरी होती है उसे भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वाई? टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 क्लोज जी, स्टीपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड द सिविल पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। देखिए इस चीज में आपको ध्यान रखना है, तो पॉलिटिकल पेंशंस की बात की गई है, सिविल पेंशनर्स की बात की गई है, इसके अंदर प्राइवेट पेंशनर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्टीपेंड्स मिलते हैं मिलिट्री या नेवल या एयरफोर्स या फिर सिविल पेंशनर्स को या फिर पॉलिटिकल पेंशनर को, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी द पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इज प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी अटैच्ड और सीज टू एनी टू पे ऑफ डेब्ट्स थ्रू अ कोर्ट डिक्री। आप किसी पेंशनर की पेंशन को सीज नहीं कर सकते
किसी भी डेप्ट को पे करने के लिए एज बाय द कोर्ट डिक्री। लेकिन ये चीज प्राइवेट पेंशनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड कैन बी अटैच्ड और सोल्ड टू सेटिस्फाई आर लीगल क्लेम। सेक्शन 6 clause H, no transfer can be made in so far as it is opposed to the nature of the interest। nature of the interest मतलब कि जो चीज नेचर के खिलाफ है, मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं कि रेस कॉमनस है, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए है, तो आप उसे नहीं कर सकते ट्रांसफर। जैसे कि एयर है, स्पेस है, विंड है, तो आप इन चीज़ों को नहीं ट्रांसफर कर सकते। लाइट है, ये सबके लिए है। सो नेचर ऑफ द इंटरेस्ट नीदर बी ओन, ना ही आप उनको ओन करते हैं, ना ही आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन, मैंने इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि इसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की बात की गई है जो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग वही मतलब है। मतलब तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विच आर अनलॉफुल, मतलब कि लीगली ठीक नहीं है जो चीज़ें, जिनको कानून ने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, फॉरबिडन कर दिया है, तो ऑब्वियस ये बात है आप उन चीज़ों को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, अगर किसी को लीगली डिस्क्वालीफाई ही कर दिया कि आप वहाँ पे ट्रांसफरी हो ही नहीं सकते। सो देखिए एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। सेक्शन 136 क्या बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है जजेस को, लीगल प्रैक्टिशनर को और कोर्ट ऑफिसर्स को फ्रॉम एक्वायरिंग देम टू मेंटेन जुडिशियल impartiality। दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द एक्शनेबल क्लेम्स and it does not apply to the other type of property such as the mortgage property which they can legally acquire. Next is section 6 clause I, nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of a court of wards to maintain his interest as such tenant, farmer or lessee। इसका मतलब ये है, इसमें कुछ चीज़ें के बारे में बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अथोराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट। ऑब्वियस सी बात है, टेनेंट तो नहीं कर सकता ट्रांसफर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। फार्मर ऑफ एन ई स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, देन लेसी ऑफ एन ई स्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स, then assign his interest as such tenant, farmer और lessee। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर कोई टेनेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, वो अपना राइट किसी और को नहीं ग्रांट कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और की है, जिसने जिसको दी है सिर्फ वही किराएदार रहेगा जब तक वो उसको ये अधिकार ना दे। सो दैट इज अनट्रांसफरेबल राइट। तो वही चीज बोली है, this means that although leasehold or occupancy rights are generally transferable, section 6 clause I of the Transfer of Property Act create an exception by stating that certain tenants, अगर कुछ tenants ऐसे हैं like those which non transferable occupancy right, जो कि होल्ड करते हैं non transferable occupancy right। defaulting farmer, जो farmer defaulter declared है in the revenue record and lessee under the court of wards cannot transfer or assign their interest in order to protect the agriculture land, public revenue and the lawful land administration। इसीलिए वो चीज़ भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की जो अपनी वीडियो है इसको यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।